बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकील। हमारा आज का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट वर्म पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस। इसने स्पेसिफिक जिक्र तो ह्यूमंस का किया है, ताहम ह्यूमंस के अलावा याद रखिएगा जो हमारे मवेशी हैं, कैटल और जो अदर एनिमल्स हैं, उन सब की बॉडी में ये रहते हैं। और ज़ाहिर है कि पैरासाइट का मौजूद होना, इन्फेस्टेशन जो है, किसी भी एनिमल के नुकसानदेह होती है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर एनिमल हमारे अहम एनिमल्स हों कैटल, तो ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो ये डिस्क्रिप्शन है जो इसने यहाँ पे दी हुई है। इसने नंबर 1 पे टीनिया रिंकस सैजिनेटिस का जिक्र किया, और यहाँ पे लफ्ज़ चेक कर लीजिए, लफ्ज़ है बीफ टेपवर्म। याद रखिए, जब हम बीफ की बात करते हैं, आपके ज़हन में बीफ का क्या कंसेप्ट है? आप समझते हैं व्हाट इज़ बीफ? सर गाय का गोश्त। जी, ज़ुनैरा ने जवाब दिया है जी, गाय का गोश्त। और भी कंसेप्ट इसके अलावा? कोई और आंसर? बड़ा गोश्त। जी, बड़ा गोश्त 2 जवाब हो गए गाय जी। का जी, गाय का गोश्त है। जी, जो जवाब एक बच्चा दे चुका है वो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं होती जी। अंडरस्टूड होता है जब मैंने ओके कहा है सर। जी और कोई जवाब, तो अंडरस्टूड है कि उसमें कोई रीज़न होगी, मैंने कहा है कि तो और कोई आंसर। जी, और जी कोई 2 लफ्ज़ आए हैं अभी, गाय का गोश्त और बड़ा गोश्त। चलें, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। सर बड़ा गोश्त। और बेटा मैं कह चुका हूँ, जो जवाब एक बार आ गया है वो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास में से एक बच्चे ने एक जवाब दे दिया है तो कोई रीज़न होगी, मैंने ये कहा है कि मज़ीद कोई जवाब, वो जवाब दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती आप लोगों को। मैंने जब आप एक बार कोई बच्चा बताता है तो पता चल जाता है कि आपको क्या कुछ आता जाता है। अब चूँकि 2 तरह के जवाब आए हैं। एक जवाब है जी गाय का गोश्त। याद रखिए, रूटीन में हम गाय का गोश्त, बीफ का तर्जुमा यही करते हैं, लेकिन याद रखिए कि चूँकि दुनिया में गाय ज़्यादा पाली जाती है, लेकिन दुनिया के बहुत से इलाकों में, एशिया में और अफ्रीका में भैंसें बहुत ज़्यादा हैं। और जो भैंस का गोश्त है, वो भी बीफ ही कहलाएगा। गाय भैंस एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, एक जैसी नस्ल की हैं, एक जैसे साइज़ की हैं अप्रॉक्सिमेटली। चुनांचे हम दूसरा इस्तेमाल करते हैं बड़ा गोश्त, तो उसका मतलब हम असल में वो हम बीफ का तर्जुमा ही कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ लोग गाय के मुकाबले में जिसको कट्टा कहते हैं या भैंस का लियां सांभर में, उसका गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो ज़्यादा अच्छा होता है आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल ये एक पॉइंट था। ये लफ्ज़ याद रखते हैं, बीफ टेपवर्म के लिहाज से बात हुई है। इसमें 2 अहम लफ्ज़ हैं जी, ओंकोस्फियर ब्लैडर वर्म, सिस्टिक सर्कस। ये भी वज़ाहत मैं करता हूँ, पहले लाइफ साइकिल पढ़ाऊँगा। सेकंड, एक और इसी पैराग्राफ के अंदर लफ्ज़ पहले चेक कर लीजिए, लफ्ज़ है जी, लफ्ज़ है टीनिया सोलियम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पोर्क टेपवर्म। क्या पोर्क के लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं कि नहीं? व्हाट इज़ पोर्क? जी, किसी से जवाब नहीं आ रहा। चलें, बहरहाल इसको ध्यान में रखना है। और अभी हम आ रहे हैं जी डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम है, ये चूँकि जनरल है, तमाम टेबल इन जनरल एक जैसे होते हैं, स्वाय साइज़ के फ़र्क या कुछ डीप डिटेल में कुछ फ़र्क हो सकता है। लेकिन अभी जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि कहाँ पे क्या डिफरेंस मौजूद है। ये है जी तस्वीर, ये हमारी तस्वीरें हैं लाइफ साइकिल। ये 2 लाइफ साइकिल आपके सामने हैं, लेफ्ट और राइट। इनको ज़रा गौर से देखना है। अब यहाँ पे अगर जिसने नाम लिखा है, कैटल का लफ्ज़ लिखा है और नीचे हेडिंग दिया हुआ है टीनिया रिंकस सैजिनेटिस, लफ्ज़ इस्तेमाल किया है टीनिया रिंकस सैजिनेटिस। जैसा कि ऊपर भी हमने देखा था कि जो टीनिया रिंकस सैजिनेटिस है, ये बीफ फ्लेवर में, इसका मतलब ये गाय, भैंस और इसकी नस्ल के जो दूसरे जानवर हैं इसी साइज़ के, इसी तरह के, उनकी बॉडी में रहता है और वहाँ से इंसान के जिस्म में आता है। यू हैव टू लुक एट हियर, ये कैटल, कैटल मवेशियों कहते हैं। और यहाँ पे इन मवेशियों में ज़ाहिर है कि वही गाय, भैंस वगैरह बहुत ख़ास अहमियत की हामिल हैं। इसमें भेड़, बकरियाँ वगैरह भी, अगरचे वो जो बीफ का कंसेप्ट हमारे यहाँ कुछ और है, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि बहुत से और जानदार जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उनके अंदर ये मौजूद है। अब ये जो गोश्त है, सॉरी वो जो कैटल है, जब हम कैटल का गोश्त लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस गोश्त के अंदर ये मौजूद हैं, इसके अंडे मौजूद हैं। अंडे जो कि एमरेट भी हो सकते हैं। लाइफ साइकिल में कुछ चीज़ें इसने क्लियर नहीं की हुई हैं।
दे आर नॉट क्लियर, बल्कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें एक इंसान ने गोश्त खाया और उस गोश्त में जो प्रॉब्लम है कि उसको प्रॉपरली कुक नहीं किया गया। इससे पहले हमने जब पढ़ा था ट्रिमेटोड्स और सेस्टोड्स को स्टडी कर रहे थे पीछे स्टार्ट में, तो वहाँ पे चाइना के हवाले से सुशी का जिक्र आया था। हमारे यहाँ कच्ची फिश खाने का रवाज तो नहीं है, लोगों को काफ़ी खाते हैं, लेकिन यहाँ जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़रा चेक कीजिएगा, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इम्प्रॉपरली कुक्ड, इनकम्प्लीटली कुक्ड। क्या आप समझते हैं प्रॉपर कुक का मतलब क्या है और इम्प्रॉपरली कुक का क्या मतलब होगा? आई एम श्योर सब लोग गोश्त खाते हैं, ऐसा ही है कि नहीं? नो सर। यस सर। नहीं जी, एक जवाब आया जो मरियम ने कहा कि सब लोग गोश्त नहीं खाते हैं। क्यों, आप हिंदू तो नहीं हैं या बुद्ध मत से ताल्लुक है सर आपका? नहीं, मैंने कहा खाते हैं। अच्छा सर मैंने कहा नहीं खाते। अच्छा, जुनैरा ने कहा नहीं खाते हूँ जी। फिर आप बताइए, आपका ताल्लुक हिंदू मत से है या बुद्ध मत से? सर मुसलमान हूँ। फिर आप गोश्त क्यों नहीं खाते हैं? सर मुझे पसंद नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोश्त नहीं खाएंगे तो आप में से मुसलमानों के कुछ कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे। जी जवेरी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है, चलें माइक ऑफ कर लें अपना। जी अभी मेरे सवाल का जवाब जी कि इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट क्या होता है? प्रॉपर कैसे कुक होगा मीट? सर जो अच्छे तरीके से सर वो जो अच्छा, अच्छे तरीके से जिससे पकाया ना गया हो। वो अच्छा तरीका कौन सा है भी ये बता दें, ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको पता सर चल जाए। मतलब कि जिस तरह सर जिस तरह हम गोश्त को सर कुक करते हैं, सर वो अच्छी तरह मतलब गल जाता है। सर कुछ होता है कि थोड़ा कच्चा रह जाता है। सर वो होता है कि प्रॉपर्ली कुक नहीं हुआ होता। चले, इन जनरल मरियम का जवाब दुरुस्त है, लेकिन मुझे इसकी वजाहत करनी पड़ेगी। याद रखें कि अगर तो आप गोश्त को प्रेशर कुकर में डाल के पका रहे हैं बंद करके स्टीम दे के, फिर तो वो 100% जरासीम से 100% से 99% जरासीम से पाक हो जाता है। मैंने जरासीम का इस्तेमाल किया, जरासीम भी और पैरासाइट्स भी। लेकिन जब आप आम हांडी में बगैर बंद किए उसको पकाते हैं तो उसमें जरासीम भी रह सकते हैं और उसमें पैरासाइट भी रह सकते हैं। और कुछ लोग गोश्त भी पूरा अच्छे से गला नहीं होता, पका नहीं होता, उतार लेते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जरासीम के रहने के भी और उसके साथ साथ पैरासाइट्स के भी। और आखिरी पॉइंट, हमारे यहाँ लोग बहुत शौक से टिक्का टिक्का जो है, सीख कबाब टिक्का और सभी चीज़ें जो कि कोयलों पे वो गर्म कर रहे होते हैं। याद रखिए कि लोग बहुत शौक से कहते हैं जी हमने जलंधरी चटखारा से खाना है और शफीक टिक्का से ये टिक्का खाना है, लेकिन याद रखें कि ये जो चीज़ें इस तरीके से पक रही होती हैं, पाकिस्तान में जो हाइजीनिक कंडीशन है, सैनिटरी कंडीशन है, वो बहुत ही बुरी हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं जो कुछ आप खा रहे होते हैं और ये समझते हुए कि आप बहुत अच्छी चीज़ खा रहे हैं, तो हकीकत में आप अच्छी नहीं, आप बहुत बुरी चीज़ खा रहे होते हैं। फीमेल को तो कम ही मौका मिलता है वो देखें कि वो कैसे बन रहा है और क्या है। मेल्स को ये परवाह नहीं होती कि ये क्या हो रहा है। मैं इसकी सिर्फ 2-3 मिसालें देता हूँ। पहली बात है कि जब कोयलों के ऊपर चीज़ को भून रहे होते हैं, तो वो बाहर से बाज़ार पक जाता है, बल्कि बाद का जल भी जाता है या बहुत ज़्यादा लगता है कि वो गल चुका हुआ है, लेकिन अंदर से वो कच्चा होता है, एक पॉइंट। सेकंड, वो लोग, एक दुकानदार फ़र्ज़ कीजिए कि दोनों काम कर रहा है कि उधर से वो चीज़ें भून रहा है, गर्म कर रहा है और साथ-साथ वो उनको डाल के पैक करके भी दे रहा है और साथ वो नोट भी गिन रहा है, जहाँ से वो पैसे आए हैं उसने पैसे पकड़े और वो भी गिने हैं। नोटों के ऊपर भी जरासीम होते हैं, एक पॉइंट। सेकंड, जब वो सीख को या कबाब्स को वो उतारते हैं तो आमतौर पर वो अपने हाथ की मदद से उतार रहे होते हैं या अगर हाथ में कोई कागज़ पकड़ा हुआ है उसकी मदद से, वो दोनों से इन्फेक्टेड होती हैं। जिन कागज़ों में डाल के देते हैं आमतौर पर, अगर साफ शापर ना हो तो वो भी इन्फेक्टेड होता है। और आखिरी चीज़ कि हमारे यहाँ कोरोना होने के बावजूद, कोरोना तो दुनिया में फैला हुआ है, आपको इस चीज़ का मालूम ही है, हमारे दुकानदार इंतहाई जाहल और जो उनसे ले रहे हैं वो उनसे भी ज़्यादा जाहल। अब एक तो स्टेटमेंट है कि ला इल्मी बहुत बड़ी नेमत है, मेजॉरिटी लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन जिनको पता है वो भी इस चीज़ पे केयर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ मेजॉरिटी दुकानदार जब एक शॉपर को चीज़ में, शॉपर में या लिफाफे में चीज़ डालने लगते हैं
तो उसको पकड़ के पहले उसमें फूंक मारते हैं ज़ोर से। जब आप किसी चीज़ पे इस तरह से फूंक मारते हैं, मैं दुकानदारों की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके मुंह में जरासीम मौजूद है, जिस्म में जरासीम है, तो वो सारे के बहुत सारे जरासीम फूंक के ज़रिए शॉकर में और लिफाफे में मुंतकिल हो जाते हैं। हमारे यहाँ कहीं पे भी रिवाज नहीं है। अब गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, ये उनको नज़र आ गया कि यहाँ पे कोरोना के होने के चांस ज़्यादा हैं, और जहाँ से कोरोना और बाकी बीमारियों के जरासीम फैल रहे हैं, उनके बारे में किसी ने तवज्जो नहीं की है। हमारे जो खाने पीने वाले दुकानदार हैं, 2 पॉइंट्स होने चाहिए। एक तो ये है कि हर वो बंदा जो फूड को डील कर रहा है, बेचने वाला, उसका नाक और मुँह मास्क से कवर होना चाहिए, मुस्तकिल तौर पर कवर, ताकि वो किसी पे फूंक ना मार सके। जब वो फूंक मारेगा तो वो जरासीम जो उसमें हैं वो शॉपर में और खाने के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे, जो उसके अंदर शिफ्ट किया जाएगा। ये है जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने एट टाइम दोनों चीज़ों का जिक्र कर दिया है। जरासीम में वायरस बैक्टीरिया भी शामिल है, और ये जहाँ पे गोश्त इस तरह से आ रहा है तिक्के और सीख कबाब, उसमें अनप्रॉपरली कुक्ड होने की वजह से उसके अंदर पैरासाइट्स के अंडे या उनके लार्वे मौजूद होते हैं, और इस वजह से हमारे यहाँ बहुत सी डिजीज़ कॉमन। आप कभी हॉस्पिटल जाके देखिए, तो गर्मी के मौसम में आम तौर से आजकल के लोग गैस्ट्रो कह देते हैं, तो जो गैस्ट्रो है उसमें जरासीम ही होते हैं, जो इसी तरीके से बॉडी के अंदर गए होते हैं। लोग खाने-पीने में केयर नहीं करते हैं, और जब ये पैरासाइट आते हैं इस तरीके से खाने से, तो उसकी जो अलामतें होती हैं वो फिर एक अलग बात है ना। एनीहाउ, ये डायग्राम चूँकि मिरर की डायग्राम है जी, मिरर की डायग्राम और मिरर या मिरर जाना, इसमें कुछ चीज़ें प्रॉपर नहीं हैं। ये मैं अभी इसको ज़िक्र करता हूँ कि ये जो अंडे हैं, अ, ये यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये प्रोग्लैक्टिड है जो फीसिस में मौजूद है। एक इंसान ने डिफेकेशन की है देहाती इलाके में, खेतों में, वहाँ पे जो गाय, भैंस, भेड़-बकरियाँ चर रही हैं, जब वो वहाँ से चरती हैं, घास खाती हैं, तो ये अंडे उनकी बॉडी में चले जाते हैं, इंजेस्टेड। उनके बाद इंटेस्टाइन में जाके वो हैच होगा। उसके अंदर से जो लार्वा निकलेगा वो इंटेस्टाइन से निकलेगा ब्लड वेसल के ज़रिए उसके मसल्स के अंदर जाके एनसिस्ट हो जाएगा। जब इम्प्रॉपरली कुक, चूँकि यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है, इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट जब बंदा खाएगा, तो वो उसकी बॉडी में इंटेस्टाइन में जाके हैच हो जाएगा, और इंटेस्टाइन में इसको स्कोलिक सिखाया गया, अटैच हो जाएगा। ये है जी वो टीनिया रिंकस, और ये 25 मीटर तक लंबा हो सकता है। ये इस बहुत खतरनाक इस लिहाज से 25 मीटर, 75 फुट, 80 फुट के करीब इसकी लेंथ बनेगी ह्यूमन के अंदर, और ये मैच्योर प्रोडक्ट टूटते रहेंगे और फीसिस के लिए एनवायरनमेंट शिफ्ट होते रहेंगे। अब ये चूँकि ये वाला जैसे बात हो चुकी बीफ टेपर में, गाय, भैंस, भेड़, बकरियों वगैरह में, पोर्क, मैंने पूछा था किसी ने जवाब नहीं दिया। पोर्क टेपर में भी सेम लाइफ साइकिल है, सिर्फ जहाँ पे कैटल लिखा है, कैटल की जगह पे पिग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, पिग सूअर को कहते हैं। अब मुस्लिम वर्ल्ड में तो सिर्फ बीफ या भेड़ बकरियां या हिरन वगैरह का गोश्त आ जाता है। यूरोप और अमेरिका में पूरी नॉन मुस्लिम जो वर्ल्ड है, वहाँ पे पोर्क यानी सूअर का गोश्त, आल्सो कॉल्ड स्वाइन, सूअर का गोश्त आ जाता है, और सेम प्रोसेस सेम ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, और ये प्रोसेस ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अभी भी दुनिया के कुछ इलाकों में कच्चा गोश्त खाने का रिवाज है, और जहाँ पे लोग कच्चा गोश्त खाते हैं वहाँ पे तो इसके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। चूँकि आपने लाइफ साइकिल देख लिया, अब याद रखना है कि बज़ाहिर एक आम बंदे के लिए साइज़ का डिफरेंस है, कि टेक्निकल डिफरेंस के अलावा साइज़ का डिफरेंस ये है कि ये लेंथ में बहुत ज़्यादा बड़ा है, जबकि जो टीन या सोलियम है, जो पोर्क टेपर में, जिसके थ्री ऊपर आप देख चुके हैं, दोबारा देख लीजिएगा। जो आपने डायग्राम देखी थी, डिस्क्रिप्शन देखी थी, ये पोर्क टेपर में टीन या सोलियम की डायग्राम देखी हुई है यहाँ पे। डिटेल्स उसकी दिखाई गई हैं, और बाज़ाहिर देखने में कोई फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा, नज़र नहीं आएगा। जो मामूली सा माइन्यूट पॉइंट होते हैं, जो क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, और ज़ाहिर है कि आम बंदे को ज़रूरत नहीं होती। ये है जी, इसकी जो लेंथ है 2 to 7 मीटर। ये जो टीनिया सोलिया में ये 2 से 7 मीटर तक हो सकता है, जो कि 6-7 फुट से लेके को 15, 16, 17 फुट के करीब का ये इसकी जो लंबाई हो सकती है। यानी ये लंबाई में छोटा है, और इनके जो ये हुक्स हैं और रोस्टेलम, इसमें कुछ मार्क डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये भी है दोनों में। अच्छा, अब वो 2-3 लफ्ज़ जो मैंने कहा था, ठीक है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, चूँकि हमने लाइफ साइकिल पूरा देख लिया इन दोनों का। यहाँ पे 2-3 अल्फाज वज़ाहत है। पहला पॉइंट एक ये है जी, कि जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चूँकि आया हुआ है, पेपर में आ चुका हुआ है, 80,000 एग
एक प्रोगैलेक्टिड में मौजूद हो सकते हैं। अब 80,000 बहुत बड़ी तादाद है, 80,000 अंडे एक सिर्फ प्रोगैलेक्टिड में मौजूद हैं। लेकिन चूंकि इसके इंटरमीडिएट होस्ट और उसके बाद फाइनल होस्ट तक पहुंचने के चांस कम होते हैं, अंडे बाजार बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं लेकिन इतने बच्चे पैदा नहीं हो सकते कि वो लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकें। सेकंड पॉइंट, 6 हुक्ड हेक्साकैंथ लार्वा ऑन्कोस्फीयर, इसका जो लार्वा है उसके ऊपर 6 हुक्स लगे होते हैं हेक्सेंथ, और उसका जो नाम है वो है जी ऑन्कोस्फीयर। जी, कैटल का जिक्र किया, पास्चर का जिक्र किया, ग्रेजिंग और पास्चर्स क्या होते हैं इसका आपको मालूम होगा। इसमें ह्यूमन फीसिस का जिक्र है, यहाँ पे ह्यूमन फीसिस देहाती इलाकों में अभी भी सर ऑन्कोस्फीयर का दोबारा बता दें। इनका लार्वा जब ये प्रोगैलेक्टिड के अंदर जो अंडे मौजूद हैं जिसको आप ऊपर देख चुके हैं, ये जब ज़मीन पर मौजूद होंगे, घास के ऊपर मौजूद होंगे तो जर्मिनेट करेगा, उसमें से लार्वा निकलेगा। लार्वे में 6 कांटे होते हैं, 6 हुक्स मौजूद होते हैं, इसलिए उसका स्पेसिफिक लफ्ज़ है ये वाला हेक्सेन और ये लफ्ज़ है जी ऑन्कोस्फीयर। जी, अब इसमें मैंने इसका भी ज़िक्र किया है फीसिस का, लेकिन याद रखिए कि इवन शहरी इलाकों में जहाँ पे गटर सिस्टम मौजूद है, वहाँ भी जो प्रोगैलेक्टिड है पानी के ज़रिए, ये पानी हमारे यहाँ मतलब शिवपुरा का सारा पानी एक सेम में, वैसे तो गलियों में भी फिर रहा होता है जहाँ पे मेजॉरिटी गली में पानी मौजूद है, जो आजकल नालियों का पानी और गटर्स का पानी, सेंट्री की सूरत हाल बहुत बुरी है शिवपुरा में। बहरहाल इन जनरल ये पानी सेम में दाखिल होता है, मशहूर मरूफ सेम है जी शेखपुरा शहर के बाहर की साइड पे। ये सेम आखिरकार वो जो नहर है मशहूर मरूफ जो नहरें गुजरती हैं आसपास से, उनके अंदर और नहरों के जरिए दोबारा खेतों तक पानी पहुंच जाता है और इस तरह से खेतों में पौधों पर और पौधों से आगे जानवरों तक। सेकंड पॉइंट चेक कीजिए। अच्छा, इसका जिक्र मैंने पहले कर दिया है कि जब उसने गाय भैंस वगैरह ने खाया है तो उसकी बॉडी में चला गया, उसके ब्लड से होता हुआ वो उसके गोश्त में जाके, अब यहाँ पे फिक्रा चेक कीजिएगा, ब्लड से होता हुआ स्केलेटल मसल के अंदर पहुंच जाएगा, एनसिस्ट हो जाएगा, और उस वक्त उसको सिस्टिस सर्कस कहते हैं, इसकी जमा सिस्टिस सर्काई, इसी को ब्लैडर बर्ग कहते हैं। अब ये गोश्त जो इन्फेस्टेड है, हम रूटीन उसको इन्फेक्टेड भी कह सकते हैं, हम यहाँ पे लफ्ज़ इन्फेक्टेड इस्तेमाल किया, प्रैक्टिकली या टेक्निकली उसको इन्फेस्टेड कहना चाहिए, लेकिन रूटीन में हम उसको भी इन्फेक्टेड कह देते हैं। ब्रैकेट में एक और लफ्ज़ है जी, ऐसा गोश्त मीजली बीफ, ये इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसमें छोटे-छोटे ब्लिस्टर, छोटे-छोटे निशान नज़र आएंगे। एक्सपर्ट जो होते हैं, सिर्फ एक्सपर्ट जो हैं मुतल्लिका शोबे के, ये मुतल्लिका शोबा याद रखिए पैरासाइटोलॉजी है, फिर सुन लीजिएगा, ये जो पैरासाइटोलॉजिस्ट हैं, जो इस शोबे के माहिरीन हैं, वो गोश्त को देख के पहचान सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। आम बंदा नहीं पहचानता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं। कसाई भी पहचानते हैं, ये हैरानकुन बात होगी। इन चीज़ों को कसाई पहचानते हैं लेकिन ज़ाहिर वो बताते नहीं हैं, जो कि इस्लामी कानून के बिल्कुल बरअक्स है। इस्लाम का असूल ये है कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं, आप पे फ़र्ज़ है बताएं ग्राहक कि इसमें क्या खामी है। हमारे यहाँ खामी मौजूद होती है और लोग बजाय बताने के उसको छुपा के चीज़ों को बेचते हैं। हमारा सारे ताजिर तबका जो है, सारे का मतलब है, याद रखिए जब हम सारे की बात करते हैं वो मेजॉरिटी मुराद होती है। मेजॉरिटी ताजिर तबका इंतहाई बेईमान लोगों पर मुश्तमिल है, कुछ टामे ही ईमानदार लोग मिलते हैं। जी, ये हो गया जी गोश्त, और जब वो पोरली कुक्ड मीट खाया जाएगा तो वो इंसान की बॉडी में आ जाएगा, और पोर्क वर्म भी बिल्कुल ऐसे ही। अब इसने आगे पोर्क वर्म का जिक्र किया है, इसमें भी कोई बहुत डिफरेंट चीज़ मौजूद नहीं होगी। साइज़ का जिक्र पहले हो चुका हुआ है जी। यहाँ वर्डिंग है कि मैक्सिमम या एवरेज 10 मीटर तक, लेकिन आमतौर पर 2 से 3 मीटर साइज़ है। इसने मतलब इस्तेमाल किया, द पैथोलॉजी इज मोर सीरियस इन द ह्यूमन देन पिग। पिग को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैन में जाता है तो ज़्यादा मुतासर करता है इंसानों को, ज़्यादा खतरनाक है। इसमें भी बिल्कुल वैसे प्रोग्लोटेड में ऑन्कोस्फीयर मौजूद होते हैं, उसके निकलने से पहले ही ऑन्कोस्फीयर बन चुके होते हैं, और वो बाज़ का दोबारा स्मॉल डिजाइन में निकल के उसी इंसान को इन्फेक्ट कर देते हैं आगे जाने से पहले ही। ये उसकी ज़्यादा खतरनाकी है, इस वजह से इस्तेमाल किया गया कि ये ज़्यादा खतरनाक है पहले वाले के मुकाबले में। और इंसान की बॉडी में भी ज़ाहिर जाके जब वो ब्लड करी जाएगा तो इंसान की बॉडी में कहीं भी जाके सेटल हो सकता है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर इंसान में भी या जहाँ भी होगा और खासकर ब्रेन में चला जाए तो इंतहाई खतरनाक साबित होगा। बीमारी का नाम असूल में होगा सिस्टिसर्कोसिस। अगर ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ये इस तरह से इफेक्ट हो जाए तो इंसान को भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर करेगा। अब आगे अगला पैराग्राफ में जो जिक्र है जी, वो ये वाला नाम है, डाइफाइलोबॉथियम लेटम के नाम से। ये फिश टेपवर्म है और अमेरिका में बहुत कॉमन है।
मैं इसको यहाँ पे बढ़ाने की बजाय एक बार फिर इसकी पहले डायग्राम आपको दिखाऊंगा। ये है जी तस्वीर डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम फिश टिफर। यहाँ पे क्रस्टेशियन और फिश का जिक्र किया गया है लाइफ साइकिल में। बाकी सब कुछ सेम वैसे ही है जैसा हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस आ जाएगा कि ये इंटरमीडिएट हो जाए क्रस्टेशिया और फिश। मेरा डायग्राम आप नोट करेंगे ये टेबल में, इसका साइज छोटा होता है, बाकी सेम है। ये एमरेटेड एग है, ये लार्वा एमरेटेड एग पानी में और उसमें से लार्वा निकला है, ये जी कोरेसिडियम। इसके लार्वे का नाम कोरेसिडियम, जिसकी तस्वीर और उसका शक्ल का फर्क देख सकते हैं। ये 6 हुक्स वाला लार्वा है जिसका जिक्र पीछे हो चुका है, एक्सेंथन का नाम पीछे आया था, ये वो वाला था। बहरहाल ये बिल्कुल डिफरेंट है जिसकी शेप के लिहाज से। नाम है इसका कोरेसिडियम लार्वा। ये क्रस्टेशियंस में झींगे, केकड़े और बहुत से और जानदार आते हैं जो पानी में रहते हैं। ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाले हैं, उनकी बॉडी में चला जाएगा। उस क्रस्टेशियन को जब कोई फ्रेश वाटर फिश खाएगी तो ये उसकी बॉडी में चला जाएगा और वहां पे जाके ये प्री सर्काइड बन जाएगा और ये फिश के मसल्स के अंदर इन्फेक्टेड स्टेज है ये वाली। अब फिश की बॉडी में, और ज़ाहिर है कि फिश को हमारे यहाँ ऐसे कुक नहीं किया जाता जिस तरीके से गोश्त को कुक किया जाता है जी। अब आई एम श्योर कि आप लोग वाकिफ होंगे कि फ़िश क्या होती है, फ़िश को कैसे पकाते हैं और फ़िश को कैसे खाते हैं। ये तो चूँकि पकाने वाला काम तो घरों में भी होता है, ये आप भी बता सकते हैं फ़िश कैसे कैसे पकाई जाती है, कौन बताएगा जी? Who will tell? ये फीमेल को ज़्यादा करना चाहिए जी मेल से मुकाबले में, क्योंकि बहुत कम मेल्स होते हैं जो जिनको पता हो फ़िश को कैसे पकाते हैं। जी खालिद, आप कुछ बताना चाह रहे थे? जी सर, बताएं। गोश्त की तरह ही पकाते हैं पहले, या ऐसे बेसन लगा के पकाते हैं? चलिए जी, और की जवाब जी। सर जो फिश के ऊपर वाली कवर होता है ना सर, वो एक्चुअली हमारे मतलब यहाँ पे मोस्टली नहीं मतलब खाया नहीं जाता सर। बॉयल पानी लेके ना सर पहले उससे उसके ऊपर वाली स्किन को सर साफ किया जाता है सर। बाद में उसके जो सर आजकल तो डिफरेंट जो मसाला जो आता है सर, उसके जिस तरह सर बेसन हो गए डिफरेंट सर, उसके साथ मतलब मिक्स किया जाता है, फिर फ्राई किया जाता है और फिर चलिए जी, ये 2 जवाब हो गए जी। और कोई जवाब देना चाहता हो? सर इसको पकाया भी जाता है, नहीं, वो पकाने वाली बात तो खालिद मान ने कर दी थी। मीन्स के शोरबे में। जी जी, वो खालिद बता चुका है पहले। सर मीन्स के शोरबे में। हाँ जी, तो खालिद ने यही तो कहा ना कि गोश्त कैसे पकाया जाता है, उसका जिक्र जवाब हो चुका हुआ। और कोई जवाब जी? चलें, 2-3 जवाब आ गए हैं। चलें, इन जनरल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन खालिद नुमान ने और जो 2 बच्चों ने ये कहा है कि इसको पकाया जाता है शोरबे में। लेकिन नोट कर लीजिए कि हमारे यहाँ जो गोश्त है, ख़ासतौर पर अगर बीफ या मटन हो, तो उसको 99% लोग प्रेशर कुकर में डाल के गलाते हैं और पकाते हैं। मैंने 99% का जिक्र किया है, अप्रॉक्सीमेटली मेजॉरिटी क्योंकि ऐसे ही करती है। जब आप प्रेशर कुकर में गोश्त को डाल के पकाते हैं तो वो तो जरासीम से तकरीबन पाक हो जाता है, जरासीम से भी, पैरासाइट से भी। लेकिन मछली को कोई भी प्रेशर कुकर में डाल के नहीं पकाता, क्योंकि ये उसके बगैर ही पक जाती है। ये बहुत नरम गोश्त होता है, इसलिए पहली बात ये होगी कि ये उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए गोश्त। चलें, और दूसरा था कि आप लोगों की ज़्यादा तवज्जो रही है बेसन पे और मसाले लगा के फ़िश को फ्राई करने पे। उस तरीके से भी जब फ्राई करते हैं तो डिपेंड करता है, अगर फिश ज़्यादा मोटे वाली है, बड़े वाली अगर फिश हो, तो बाहर से वो फ्राई हो चुकी होती है, अंदर से वो कच्ची या कच्ची ना भी हो तो उसके बावजूद उसके अंदर पैरासाइट्स और जरासीम रह सकते हैं। 2 अहम पॉइंट्स। तीसरा ये है कि कुछ लोग फिश को भी कूलों वाले गिट्टी वाले के ऊपर रख के भून के पका रहे होते हैं, उस सूरत में भी उसके अंदर जरासीम और पैरासाइट रह जाते हैं। सिर्फ एक तरीका महफूज है यहाँ भी, और वो है कि अगर आपके पास स्टीमर है और आप स्टीमर में फिश को रख के, स्टीमर प्रेशर कुकर ही होता है यूँ समझिए, तो उसमें से अगर आप इसको स्टीम दे के अगर पका रहे हैं, उस सूरत में तमाम जरासीम मर जाएंगे। एक स्टूडेंट ने जिक्र किया था जी, खाल नहीं खाई जाती, कुछ लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग इसके खाल को भी खाते हैं। और खाल में जरासीम ही होते हैं, जरासीम अंदर से निकलते हैं। लेकिन बहल जो फिश को जो लोग खाते हैं उनके लिए ये चीज़ नोट करने वाली है
कि अगर स्टीम के बगैर किसी और तरीके से फिश को आप खा रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर फिश ज़्यादा मोटे वाली है, बड़े वाले जो लोग फिश पसंद करते हैं, तो उसमें जरासीम और लार्वों के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी। अब फिश का चूँकि आपने टेबल में देख लिया, ये भी 10 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है, और अमेरिका का जिक्र हो चुका कि अमेरिका के इलाके में ख़ास तौर पर मौजूद है। लार्वा का नाम कोरेसीडियम, प्री सर्कार्ड लार्वा, और उसके बाद प्लीरो सर्कार्ड लार्वा फिश की बॉडी में जाके ये वाला ये बन गया जी। और जब इस फिश को इंसान खाएगा तो ज़ाहिर आगे इंसान को इन्फेक्ट करेगी, और इंसान के इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये लार्वा आ जाएगा। ये है जी ऑल अबाउट जी। मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिहाज से तमाम का जिक्र हो गया। यहाँ पे इसने आगे कुछ चीज़ें जिक्र किया हुआ है। टाइम में देखता हूँ, टाइम कम है और ये पॉइंट थोड़े से ज़्यादा हैं। चलें, बहरहाल इस वक्त चूँकि ये मेरे सामने ये वाला एडिशन है जी, 5वीं वाला एडिशन है चूँकि, ये तो चौथे एडिशन में चेक करना है। मेरे ख्याल में एक छोटा सा पॉइंट है जो चौथे एडिशन में, मेरे पास चौथा एडिशन मौजूद नहीं है। ये चूँकि टाइम भी थोड़ा है, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको डिस्कस कर सकूँ फौरी तौर पर, तो इस टॉपिक को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारा अगला फाइल जो होगा, नेक्स्ट फाइल निमर्टिया के नाम से। मैंने सिर्फ ये जिक्र किया था कि जहाँ पे इसमें जिक्र किया है एनिमल्स का, जिन एनिमल से आप वाकिफ हैं उनके अलावा अदर एनिमल्स में भी ये पाए जाते हैं। और जैसा कि चाइना, कोरिया, जापान वगैरह के लोग जो हैं कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह भी खाते हैं, उनके अंदर भी बहुत से मुख्तलिफ पैरासाइट मौजूद होते हैं जो इंसानों को मुतासर करते हैं। और वो भी खास में क्या हमने, लेकिन ये चूँकि बुक फिर भी मसला अमेरिकन बुक है, ये ज़्यादातर अमेरिका से एग्जाम्पल्स। अब फिश चेपर जो है, जो अमेरिका में है, ये वाला डाइफाइलोबोथ्रियम रेटम वाला, ये हमारे यहाँ कॉमन है जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If you have any question, you can ask question. एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये हमारी बुक में एक बॉक्स बना हुआ है स्विमर्स इच वाला। जी, बल्कि बहरहाल में चौथा एडिशन होगा आपके पास यस सर। जी। इंशाल्लाह उसको फिर देखेंगे, स्टडी करेंगे उसको। और एक दो और भी रहते आज हैं थोड़ा सा लेट हो गई थी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, तो मेरी अटेंडेंस लगा दें 444। जी। जी 444 आपके फेमस लगा दीजिए। सर 405 की भी लगा दें। जी हम आप लेट हो गए आज। अच्छा। चलिए जी, टाइम इज ओवर, इसलिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।